Read faces. Merriam-Webster Stanton पार्ट 1 पेज नंबर कितना है भाई आज डॉक्टर अमित? पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 और सेकंड पैराग्राफ है इसमें पेज नंबर 2 पर सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ तो इसमें स्टैंटन कह रही है each age has added its contributions to our knowledge of physiognomy. And if these contributions have not given us heretofore a correct system, at once practical and scientific, they have maintained an interest and a belief in this science. कह रहे हैं कि each age has added its contribution to our knowledge of physiognomy. जो भी युग गया, जो भी समय गया पीछे, जो भी युग गया है, उसने कंट्रीब्यूट करा है हमारी नॉलेज के लिए, में कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए फिजियोग्नोमी की. एंड इफ दीज कंट्रीब्यूशंस हैव नॉट गिवन अस हेयर टू फॉर ए करेक्ट सिस्टम, और यदि इस कंट्रीब्यूशन ने हमें इसे नहीं दिया फिर भी अब तक करेक्ट सिस्टम फिजियोग्नोमी का, एट वंस प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, जो कि एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होता, तो दे हैव मेंटेन्ड एन इंटरेस्ट एंड ए बिलीफ इन दिस साइंस. उन्होंने फिर भी बनाए रखा है अपना इंटरेस्ट और विश्वास इस साइंस में, भले ही चाहे उन्होंने अब तक करेक्ट सिस्टम नहीं भी दे पाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हर एज में हमें कंट्रीब्यूशन जरूर दिया है. जैसे जैसे आगे को बढ़ती हैं चीजें वैसे वैसे एडवांस होता है सिस्टम, कोई भी हो, चाहे होम्योपैथिक हो चाहे कोई भी हो. लेकिन इसी तरह से फिजियोग्नोमी भी उन्होंने पीछे से कंट्रीब्यूशन देते चले आए, हालांकि एक बार में ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक जो है के रूप में करेक्ट सिस्टम भले ही ना दे पाए हों. दिस इंटरेस्ट एंड बिलीफ हैव सर्व्ड एज ए बीकन लाइट which has flashed far down the ages, made brilliant by the works of the most renowned philosophers and literates. यानी ये जो इंटरेस्ट और विश्वास था, इस इंटरेस्ट और विश्वास ने सर्व किया एक बीकन लाइट. बीकन लाइट होती है एक जो दूर तक दिखाने वाली एक रोशनी होती है, प्रकाश पुंज की तरह. विच हैज फ्लैश्ड फार डाउन द एजेस, मेड ब्रिलियंट बाय द वर्क ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिलोसफर एंड लिटरेट्स. जिस लाइट ने, जिस बीकन लाइट ने एक हमें फ्लैश दिया, जैसे कैमरे से फोटो खींचते हैं ना, फ्लैश लाइट आती है, एक चमक दी, जिसने हमें दूर तक दिखाया एक ब्रिलियंट मतलब एक चमकदार काम उन लोगों का कि जो उस समय के रिनाउंड फिलोसफर और लिटरेट्स ने किया, वो हमें एक बीकन लाइट के रूप में पीछे तक हमें पता चलता है, दिख जाता है उससे. अमंग द ग्रेसियंस एरिस्टोटल wrote extensively on this subject. अगर बात करें जो ग्रीस के थे फिलोसफर, उनमें एरिस्टोटल थे जिन्होंने इस पे बहुत बड़े विस्तार रूप से लिखा इस सब्जेक्ट पर. प्लाइनी, सिकेरो एंड अदर एंसेंट रोम फाउंड दिस साइंस वर्दी ऑफ देयर कंसिडरेशन. प्लिनी, सिकेरो और दूसरे जो प्राचीन काल के जो रोम के जो लोग थे बड़े फिलोसफर, उन्होंने इस साइंस को लाभकारी पाया अपने कंसिडरेशन के लिए.
while later in the advancing countries we find Petrus D. Abano lecturing on physiognomy before the student of the University of Paris. बाद में एडवांसिंग सेंचुरीज, कंट्री नहीं था, सेंचुरी। एडवांसिंग सेंचुरीज में हमने ये पाया कि जो पेट्रस डी अबेनो थे उन्होंने लेक्चर दिया फिजियोग्नोमी पे अपने स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में। आफ्टर हिम फॉलोड द रिनाउंड एविसीना, एविरोज, Michael Scott, and the Italian sculptor and naturalist J. Baptista Porta, the discoverer of the camera obscura। उसके बाद इसको फॉलो किया जो रिनोन्ड जाने माने एविसीना, एविरोज, माइकल स्कॉट एंड इटालियन स्कल्प्टर और नेचुरलिस्ट जो थे जे बैप्टिस्टा पोर्टा, उन्होंने इसको फॉलो किया और जिन्होंने डिस्कवर किया था कैमरा ऑब्सक्यूरा। लेटर स्टिल मैनी जर्मन्स, फ्रेंच, इंग्लिश एंड अमेरिकन ऑब्जर्वर्स लेफ्ट देयर राइटिंग्स अमंग अस टू बी एडेड टू एंड बिल्ट अपॉन। उसके बाद तो जर्मन्स वालों ने, फ्रेंच वालों ने, इंग्लिश वालों ने, अमेरिकन वालों ने भी अपनी राइटिंग्स को छोड़ा हमारे बीच में और ऐड किया, इसको तैयार करने में मदद करी, बनाने में। लिवेटर इन 1801 लिवेटर इन 1801 1801 में लिवेटर ने wrote numerous volumes on the subject, copiously illustrated, in which he had the assistance of some of the best artists in Europe। लिवेटर ने 1801 में जो न्यूमरस वॉल्यूम्स लिखे इस सब्जेक्ट पर, जिनमें प्रचुर मात्रा में प्रदर्शित हो रहा था काम, in which he had the assistance of some of the best artists in Europe, जो बेस्ट आर्टिस्ट थे यूरोप में उनमें से एक वो असिस्टेंस के रूप में उन्होंने काम किया, यहाँ पाए जाते हैं बेस्ट असिस्टेंस के रूप में। इट इज थोरो हिज वर्क्स एंड फ्रॉम हिज एसोसिएशंस दैट दिस साइंस इज बेस्ट नॉन टू मॉडर्न स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ही थोरो वर्क था उनका, जिनकी मदद से, जिसकी एसोसिएशन से, जिसके जुड़ने से जो ये साइंस है इसको बहुत बेस्ट तरीके से जाना जा सकता था या जाना गया मॉडर्न स्टूडेंट के द्वारा, लिवेटर के एसोसिएशन के बाद। हिज प्योरिटी ऑफ लाइफ एंड हाई पोजीशन, ब्रैकेट शुरू कर रहे हैं, हिज प्योरिटी ऑफ लाइफ एंड हाई पोजीशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं, ही हैविंग बीन एन एलोक्वेंट clergyman, pastor of St. Peter's Church at Zurich, placed physiognomy on a footing of credibility। लिवेटर के लिए ही भाव लग रहा है, उनकी जो शुद्धता थी जीवन में, उनकी जो हाई पोजीशन थी अपनी जीवन में, एक पादरी की तरह जो कि सेंट पीटर्स चर्च के थे जूरिश में, उन्होंने फिजियोग्नोमी को एक क्रेडिबिलिटी प्रदान करी। क्रेडिबिलिटी, और एक तरह से क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है एक उसको एक मान्यता सही ठहराने के क्रम में, क्रेडिबल होता ना, विश्वसनीयता। हाँ, एक होता है क्रेडिट गोज टू, एक होता है क्रेडिबिलिटी। तेरी क्रेडिबिलिटी क्या है यार, तेरी बातों की क्या वो है, एक तरह से मजबूती, वो है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता
प्रदान करी लिवेटर साहब ने। और क्यों करी? क्योंकि वो प्योर थे अपने जीवन में और हाई पोजीशन में, चर्च में वो पादरी होते हुए थे। His works are what he named them, fragments, merely without system and largely impractical। जो लिवेटर साहब का जो वर्क था उसका नाम उन्होंने फ्रैगमेंट्स दिया था। फ्रैगमेंट्स पीछे आगे भी आएगा वैसे, फ्रैगमेंट्स के नाम से। और मात्र वो एक बिना सिस्टम के था, कोई फिजियोग्नोमी का सिस्टम नहीं बनाया था उन्होंने। उन्होंने कुछ फ्रैगमेंट्स दिए थे बिना कोई सिस्टम तैयार करे, और लार्जली इम्प्रैक्टिकल इसलिए था क्योंकि सिस्टम बना नहीं था उनसे। सिस्टम बनाया नहीं, और कोई भी प्रैक्टिकल यूज के लिए काम होती है वो सिस्टम बनाने के बाद होता है, चाहे वो होम्योपैथिक थेरापेटिक सिस्टम भी क्यों ना हो। क्योंकि जो पहले एम्पेरिकल प्रैक्टिशनर थे, आम लोग थे, नॉन मेडिकल पर्सन थे, वो भी तो होम्योपैथी की तरह से रिजल्ट लेते थे ना, अमितपाल ऑर्गेनन में बता रहे हैं। लेकिन बिल्कुल जब इसको थेरापेटिक सिस्टम का रूप में हेनीमैन साहब ने इसको एस्टेब्लिश कर दिया, तो फिर ये प्रैक्टिकल यूज आने लगा। तो ऐसे ही फिजियोग्नोमी की जो इंफॉर्मेशन है, फिजियोग्नोमी का जो मैटर था, लिवेटर साहब ने फ्रैगमेंट्स के रूप में पहले दे रखा था, लेकिन सिस्टम चूंकि तैयार नहीं किया गया था उनके द्वारा, तो ये लार्जली इम्प्रैक्टिकल ही रहा समाज में। इम्प्रैक्टिकल है ना। His efforts, like those of his predecessors, have assisted in continuing the belief and interest in the science। उनका जो ये काम था अमित भाई, उनका ये जो प्रयास था लिवेटर साहब का, जिस तरह से उनके पहले वाले लोग थे उन्हीं की तरह से मदद करने वाला था, असिस्ट करने वाला था, इस विश्वास को कि भाई इस तरह से भी जानकारियां हासिल हो सकती हैं फिजियोग्नोमी के आधार पर, फॉर्म्स के रूप आकार के आधार पर। उसी को उन्होंने कंटिन्यू करा उनके इस प्रयास ने, और इंटरेस्ट को बनाए रखा साइंस में। लेकिन सिस्टम तैयार नहीं कर पाए थे वो भी, जो साइंटिफिक एंड फिजियोग्नोमी का। तो चूंकि मेरे ओमस्टेड स्टैंटन ने ये सिस्टम तैयार करा, तो इसलिए ये बिल्कुल हैनीमैन साहब की तरह बोल रही हैं, कह रही हैं कि पहले लोग किया करते थे इस चीज को, लेकिन उसका सिस्टम बनाया नहीं था। तो हैनीमैन साहब नहीं कह रहे इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनन के कि पहले लोग किया करते थे, हर युग में मिले होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के आधार पर, सिमिलिया सिमिलीबस क्योरेंटर के आधार पर क्योर, लेकिन किसी ने इसको सिस्टम के रूप में तैयार नहीं करा। वो मैं ही था जिसने किया था, हैनीमैन साहब बोल रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भाव स्टैंटन का जुड़ रहा है कि फिजियोग्नोमी की नॉलेज पहले बहुत थी, लेकिन इसको एक सिस्टम के रूप में किसी ने एस्टेब्लिश नहीं करा। वो क्रेडिट जा रहा है स्टैंटन को, जो अब तक भाव आ रहा है इस बुक से। Prominent among the German and French observers and writers are the eminent Blumenbach, स्पर्जहेम, कैंपर, बिचैट, ब्रोसियास। ये ब्रोसियास साहब वही हैं जिनका उसमें आया था अपने ऑर्गेनन में। एंड डी ला सारथी, डी ला सारथी। ये ब्रूसिया साहब को तो इन्होंने ऑर्गेनन में या इन्होंने थेरापेटिक सिस्टम में तो खैर अर्थ का अनर्थ ही किया था, लेकिन ये प्रोमिनेंट थे जर्मन में और फ्रेंच के ऑब्जर्वर्स में, राइटर्स में एमिनेंट जो थे, ये जो नाम लिए अभी। अमंग द इंग्लिश, और इंग्लिश वालों में कौन थे? सर चार्ल्स बेल, अलेक्जेंडर वाकर। एंड अमंग अमेरिकन्स जेम्स डब्ल्यू रेडफील्ड थे। In 1817, Dr. John Cross published from the University Press at Glasgow a series of lectures on physiognomy, which he had delivered, setting forth a system
which contains practical knowledge susceptible of proof and capable of application by any ordinary observer। तब निकल के आ रहे हैं ये अपना 1817 में डॉक्टर जॉन क्रॉस साहब थे जिन्होंने पब्लिश किया यूनिवर्सिटी प्रेस एट ग्लासगो से एक सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन फिजियोग्नोमी पे, जो के डिलीवर करी उन्होंने एक सेटिंग फॉर ए सिस्टम के रूप में। एक विच कंटेन प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज थी, ससेप्टेबल ऑफ प्रूफ के साथ, और कैपेबल थी वो अप्लाई करने के लिए किसी भी ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर के द्वारा वो उसको फिर अप्लाई करने की स्थिति में आ चुका था उनके द्वारा। तो थोड़ी सी शुरुआत की सिस्टम के रूप में शुरुआत उन्होंने करी है डॉक्टर जॉन क्रॉस ने। प्रोफेसर जोसेफ ली कॉन्टे ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन एन एबल आर्टिकल इन पॉपुलर साइंस मंथली describing the advance of the science says, प्रोफेसर जोसेफ ली काउंटे जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के थे, इन एन एबल आर्टिकल, उन्होंने एक योग्य सक्षम आर्टिकल में पॉपुलर साइंस मंथली में डिस्क्राइब करा इस एडवांस साइंस को। और उन्होंने कहा, डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कहा, in all sciences but especially in the higher and more complex departments there are three distinct stages of advance। सभी साइंसेज में खास करके हायर एंड मोर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं डिपार्टमेंट्स, उनमें तीन डिस्टिंक्ट स्टेज होती हैं एडवांस की। द फर्स्ट कंसिस्ट इन द ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स, जिसको डेस्क्रिप्टिव साइंस कहते हैं। तो पहला स्टेप तो होता है ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन और अरेंजमेंट का फैक्ट्स को, जिसको कहा गया डेस्क्रिप्टिव साइंस। द सेकंड इज रिडक्शन ऑफ दीज टू फॉर्मल लॉज, फिर इनको सेकंड है रिडक्शन इनका फॉर्मल लॉज के हिसाब से, जिसको उन्होंने फॉर्मल साइंस का दर्जा दिया दूसरे स्टेप को। दस फॉर द साइंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर साइंसेस, और इस तरह से साइंस जो है वो स्वतंत्र हो जाता है दूसरे साइंसेस से। द थर्ड इज द रेफरेंस ऑफ दीज लॉज टू द मोर जनरल लॉज ऑफ ए मोर फंडामेंटल साइंस इन द हिरार्की एज देयर कॉज, यानी कि कॉजल साइंस। तीसरा स्टेप है रेफरेंस देना नियमों का मोर जनरल लॉज के, नेचुरल लॉज को कैसे फॉलो करते हैं, जनरल लॉज को कैसे फॉलो करता है, जो कि मोर फंडामेंटल साइंस के हैं, उनकी हिरार्की के क्रम में उनके कॉज के हिसाब से। तीसरा हो गया कॉजल। तो पहला स्टेप हुआ डेस्क्रिप्टिव साइंस, दूसरा स्टेप हुआ फॉर्मल साइंस, तीसरा हुआ कॉजल साइंस। इट इज this last change only which necessarily follows the order indicated above। ये लास्ट वाला जो है कॉजल साइंस का, ये लास्ट चेंज है केवल जो कि आवश्यक होता है और ये फॉलो किया जाता है ऑर्डर को जो ऊपर इंडिकेट किए गए। its effect is always to give great impulse to scientific advance, for then only does it take on the highest scientific form। और इसका जो इफेक्ट है वो हमेशा बहुत बड़ी इम्पल्स देता है साइंटिफिक एडवांसमेंट के रूप में, और यही केवल एक हाईएस्ट साइंटिफिक फॉर्म तक इसको ले जाता है। then only does it become one of the hierarchy of sciences and receive the aid of all। उसके बाद फिर एक hierarchy of sciences बन जाती है, जो कि दूसरों की मदद से, सभी की मदद से वो फिर आगे प्राप्त होती है। thus to illustrate, Tycho Brahe laboriously gathered and collected a vast number of facts concerning planetary motions, descriptive astronomy। इस तरह से फिर टाइको ब्रेके ने लेबोरियसली गैदर की फैक्ट्स को, जो कि प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड थे, डेस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी के तहत।
Kepler reduced these to three great and beautiful laws known by his name formal astronomy. और कैपलर साहब ने उनको फिर सेकंड स्टेप लिया, रिड्यूस किया इन थ्री थ्री ग्रेट एंड ब्यूटीफुल नियमों के नियम जो ब्यूटीफुल लॉज नोन बाय हिज नेम फॉर्मल एस्ट्रोनॉमी, जिसको फॉर्मल एस्ट्रोनॉमी का नाम दिया गया. बट इट वाज रिजर्व्ड फॉर न्यूटन by means of the theory of gravitation to explain the Keplerian laws by referring them to the more general and more fundamental laws of mechanics as their cause, and thus he became a founder of physical and causal astronomy. अब तीसरे जो थे न्यूटन साहब ने जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दी, उसके द्वारा जो उन्होंने कैपलर साहब ने जो काम किया था फॉर्मूला एस्ट्रोनॉमी को लेकर के, उसको ज्यादा जनरलाइज बना दिया, ज्यादा फंडामेंटल नियम के रूप में मैकेनिक्स में ला दिया न्यूटन साहब ने उनके कोज को, और इस तरह से वो फाउंडर माने गए फिजिकल एंड कॉजल एस्ट्रोनॉमी के, न्यूटन साहब. इन अदर वर्ड्स एस्ट्रोनॉमी वाज एट फर्स्ट वाज ए सेपरेट साइंस बेस्ड ऑन इट्स ऑन फैक्ट. और दूसरे शब्दों में ये एस्ट्रोनॉमी पहले शुरू में एक सेपरेट साइंस के रूप में जानी गई, अपने इसके अपने फैक्ट्स के आधार पर. न्यूटन कनेक्टेड इट विद मैकेनिक्स एंड दस मेड इट वन ऑफ द हिरार्की. न्यूटन साहब ने इसको मैकेनिक्स से कनेक्ट कर दिया और इस तरह से ये एक हिरार्की का ही हिस्सा बन गई या हिरार्की बनी. फ्रॉम दैट टाइम एस्ट्रोनॉमी एडवांस्ड with increased rapidity and certainty. उसके बाद तो एस्ट्रोनॉमी एडवांस होती चली गई, बढ़ती चली गई अपने रैपिडिटी के साथ और सर्टेनिटी के साथ. एस्ट्रोनॉमी फर्स्ट रोज एज ए ब्यूटीफुल सॉफ्ट अनकनेक्टेड एंड अनसपोर्टेड एक्सेप्ट ऑन इट्स ओन पेडेस्टल. शुरू में एस्ट्रोनॉमी जो थी ये रोज उभर रही थी ब्यूटीफुल सॉफ्ट की तरह, जो बिना किसी से कनेक्ट नहीं थी, किसी सपोर्टेड नहीं थी, सिवाय अपने ही इसके पेडेस्टल थे, कदम थे. इन द मेन टाइम हाउएवर अनदर मोर सॉलिड एंड सेंट्रल शाफ्ट हैड ग्रोन अप अंडर द हैंड ऑफ मैनी बिल्डर्स, फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स. और इसी दौरान इसी बीच दूसरे सॉलिड सेंट्रल शाफ्ट और निकल के आए, ग्रो करे दूसरे मैनी बिल्डर्स के हाथों से, जैसे कि मैकेनिक्स और जुड़ गई एस्ट्रोनॉमी के साथ. न्यूटन कनेक्टेड द एस्ट्रोनॉमिकल शाफ्ट विद द सेंट्रल कॉलम ऑफ द मैकेनिक्स एंड दस फॉर्म्ड ए मोर सॉलिड बेसिस फॉर ए यट हायर शाफ्ट. और न्यूटन साहब ने फिर कनेक्ट कर दिया इस एस्ट्रोनॉमिकल शाफ्ट को सेंट्रल कॉलम ऑफ मैकेनिक्स के साथ, और इस तरह से मोर सॉलिड आधार बन गया फॉर ए यट हायर शाफ्ट. और यद्यपि ये और भी ज्यादा ऊंची शाफ्ट बन गई. ठीक है भाई, तो यहीं रुकेंगे. ठीक है, राम राम जी. राम राम भाई, राम राम.